ऑलरेडी आप लोगों को भेज देता हूँ, है ना। तो अगर आप लोग if you'll see in your Google Classroom, I have sent all the recordings to you so that you can have a look at it for your future reference also. So I'll just share my screen because we don't have much time. We have 50 minutes lecture only. So can you see my screen? Yes, sir. Guys, is my screen visible to you? Yes, sir. Okay, great. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर क्लास खत्म हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज नाउ कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड आपके IS 456/2000 जो हमारा RC एलिमेंट्स के डिजाइन के लिए कोड है, ठीक है, उसमें क्लॉज नंबर 36.2 पे है। और मैं आपके गूगल क्लासरूम में वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से मैंने कर दिया है, या फिर नहीं किया होगा तो मैं आज शेयर कर दूंगा आप लोगों को। कोड है ना IS कोड 456/2000, तो आप उसके क्लॉज नंबर 36.2 पे अगर चेक करेंगे देन you'll find this characteristic load। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? It is that load which has a 95% probability of not being exceeded during the life of the structure, right? I think that music is playing in the background, so we can just okay. So we can wait for 2 minutes, right? Okay, sir. Okay, fine. The vehicle is gone now. So this characteristic load it is that load which has 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आप देखिए, पहले तो सबसे पहले आपसे समझिए कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता है आप लोगों को, है ना। आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी या फिर उसमें पढ़ा था, बिल्डिंग मटेरियल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं, राइट। 150 बाई 150 सेंटीमीटर इंटू 150 का क्यूब बनाते हैं हम लोग, है ना। हम लोग ऐसे 3 क्यूब्स बनाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग 3 स्पेसिमेन बनाते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इनको हम लोग क्या करते हैं, CTM में टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। और इसकी हम लोग क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं कि कितने में ये ब्रेक होंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ आएगी कुछ ना कुछ, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, जिसमें भी आपकी यूनिट रहेगी। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो इन तीनों क्यूब को आपने एक ही तरीके से बनाया है, मतलब एक ही ग्रेड का रहेगा ये, तो इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आएगी। इस क्यूब की भी आएगी, सेकंड की भी आएगी, थर्ड की भी आएगी। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इन तीनों की जो स्ट्रेंथ आएगी उसका एवरेज होगा। सो एवरेज ऑफ दीज 3 क्यूब्स विल बी योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इन तीनों का एवरेज जो आ जाएगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है, आपने जितने भी सैंपल टेस्ट किए, ठीक है, उसमें क्या है कि 95% प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर की जितनी लाइफ होगी, ठीक है, उसका 95% जो भी लोड है वो कभी एक्सीड नहीं करेगा, मतलब। तो वो कैरेक्टरिस्टिक लोड है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द एक्चुअल लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। आप एक्चुअल लोड नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड लेके चलना पड़ता है। Accordingly, the load are predicted based on statistical approach, where it is assumed that the variation of load acting on the structure follows the normal distribution। ठीक है, ये normal distribution आपको एक कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लोड शुड बी मोर देन द एवरेज और मीन लोड। तो जितना भी हमारा एवरेज लोड है उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लोड हमेशा हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसको कैसे लेते हैं ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, एवरेज, जो एवरेज लोड है प्लस
के क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप इससे देखेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे 1.64 टाइम्स ये जो है जो सिग्मा दिखा रखा है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसमें इस वैल्यू को ऐड करना होता है तब आपकी कैरेक्टरिस्टिक लोड आता है। तो जो भी मीन लोड होगा प्लस के की वैल्यू आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अज्यूम कैसे करना है, इट इज अज्यूम सच दैट द एक्चुअल लोड डज नॉट एक्सीड द कैरेक्टरिस्टिक लोड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इन 95% ऑफ द केसेस। मतलब पूरी लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा ना हो कि कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है वो एक्चुअल लोड को एक्सीड करे, कभी भी 95%, ठीक है। और ये भी गिवन आपको वैल्यूज गिवन इन IS 875 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर सेस्मिक फोर्सेस का भी कोड है IS 1893, ठीक है। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड लेना पड़ता है, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एक, ठीक है, जो भी मैंने बताया था आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, it is the strength of that material below which not more than 5% of the test results are expected to fall, ठीक है। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसको कैसे आप समझ सकते हैं। below which not more than 5% of test results are expected to fall, इसको आप समझिए इस तरीके से कि आपने मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपने 100 क्यूब लिए, ठीक है। एक मिनट आई थिंक, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे रहता है। आपने मान लीजिए 100 क्यूब्स बनाए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए आपने 100 क्यूब्स ले लिए, मान लीजिए बहुत सारे क्यूब्स हैं एंड सो ऑन। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसमें, वो स्ट्रेंथ आप स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से इन सारे क्यूब्स को आप टेस्ट करोगे, ठीक है। इनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आएगी, मान लो इसकी आ गई 20, इसकी आ गई मान लो 20 आ गई न्यूटन पर mm², ठीक है, और मीटर स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके से। इसकी आ गई 21 मान लो, ठीक है। इसकी आ गई 20.5, ठीक है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऐसी 100 क्यूब आपने टेस्ट कर ली मान लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिसके नीचे 5% रिजल्ट इससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसे देखोगे कि 5 क्यूब वो देखोगे, देखो 100 का 5% कितना होता है, 5 क्यूब्स होंगे। तो 5 क्यूब्स जो होंगे जिनकी स्ट्रेंथ उससे नीचे होगी तो वो वाला लोड हो जाएगा। मान लीजिए ये 20 था, 21 है, 20 है, ये 19.5 है, और मान लीजिए ये 19 आ रहा है, ठीक है, आसपास में आएंगे वैल्यू। तो ये क्या है, 100 क्यूब्स की में से 5 क्यूब की मैंने स्ट्रेंथ ले ली, 1 2 3 4 और 5। तो जो और बाकी सारे रिजल्ट इससे ऊपर के होंगे, जैसे मान लीजिए 22 हो गया, ठीक है, 20 जितनी भी स्ट्रेंथ होंगी इससे ऊपर की होंगी। तो हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, जो 5% पे आएगा, मतलब जो पहले के 5 क्यूब्स आएंगे जिनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, below which not more than 5% of the test results are expected to fall। मतलब ये वाला लोड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, ये वाली स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी जिसके नीचे सिर्फ 5% रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। बाकी 95% रिजल्ट जो होंगे वो इससे ऊपर होंगे। तो आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और जो मैं ये टेस्टिंग बता रहा हूँ ये कैसे की जाती है, उस समय आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्यूब्स आप लोग कैसे बनाते हैं, उसकी क्योरिंग होती है, 27 डेज में उसकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है, ठीक है। उसको पानी में डाला जाता है, 27 डेज बाद उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। अब ये इसमें लिखा है हाउएवर सच कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में डिफर फ्रॉम सैंपल टू सैंपल आल्सो, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, हर जगह होगी। जैसे मैंने बताया आपको परफेक्टली ऐसा तो होगा नहीं कि हर समय आपकी 20 है तो 20 ही आते रहे, कभी 19.5 आ गई, कभी 19.45 आ गई, तो ये वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। So characteristic strength should be less than average or mean strength। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है उसका उससे थोड़ा कम लेते हैं। अब देखिए कितना लेते हैं हम लोग, इसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज एवरेज और मीन स्ट्रेंथ माइनस के, लोड में हमने प्लस किया था, इसमें हम माइनस कर रहे हैं। और के क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। इज अज्यूम सच दैट एक्चुअल स्ट्रेंथ में फॉल बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन 5% ऑफ दिस केसेस, वही वाली चीज है, ठीक है। इसमें के को आपको माइनस करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप एवरेज से कम लेते हो, ठीक है।
अब देखिए ये एक आईएस कोड का वो है, आईएस कोड 456 का ही पेज है। इसमें ये देखिए क्लॉज में क्या लिखा है, टेबल नंबर 2 में क्या गिवन है। इसमें यहाँ पर आपके ग्रेड दिखे हैं, ठीक है। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि कंक्रीट के ग्रेड क्या होते हैं, मेरे ख्याल से आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 10, 15, 20, फिर 25, 30 इस तरीके से आते हैं, ठीक है। एम इज फॉर मिक्स, ये आप लोगों को पता होगा। और 10 क्या है इसकी, तो बताना चाहेगा 10, 15, 20 क्या होता है? Characteristic strength. Yes, exactly. Just a minute. बिल्कुल ठीक। तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ सी के से, ठीक है। एफ सी के से हम लोग इसको दिखाते हैं, मतलब स्ट्रेंथ इन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, आप हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको समझाया ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 10, 15, 20, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 days इन न्यूटन पर mm²। तो M10 का मतलब 10 होगा, 15 का मतलब 15 होगी, 15 मतलब 15 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मतलब जो आपने इस ग्रेड का कंक्रीट बनाया, तो आपको पता है M15 किस ग्रेड में कंक्रीट बनता है, ठीक है। M15 होता है जैसे M15, M20 हो गया, M20 आपका 1:1:5:3 इस तरीके से रहता है ना रेशियो, उसमें आपने बनाया, ठीक है। तो 20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब इसके नीचे 5% रिजल्ट इससे ज्यादा नहीं होंगे, 20 तक का ही होंगे, ठीक है। बाकी वैल्यूज इसके ऊपर होंगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आया होगा। इसी तरीके से इसकी 15 आई, इसकी 25 आई। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। ये कोड में भी आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए 150 mm साइज का क्यूब है, 28 डेज के लिए रखा जाता है, ठीक है। और एक चीज और नोट कीजिए इसमें, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55 design parameter given in standard may not be applicable and the values may be obtained from specialized literatures and experimental result। जो M55 के ऊपर के ग्रेड के कंक्रीट होते हैं ना, उनके लिए आपको स्पेशल डिजाइन भी करना पड़ता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब स्टैंडर्ड ही मिले ये चीज। M55 के ऊपर आप लोगों को मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या फिर उसमें जैसे मिक्स डिजाइन बोलते हैं बेसिकली, उसको वो करना पड़ता है परफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में। अब इनका यूज कहाँ पर होगा ये सब आप आगे उसमें देखेंगे अपने कंटेंट में पहुंच के, ठीक है। नाउ पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर या फिर पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, मैंने आपको पहले भी वैसे उसमें आपको बता दिया था, पहली वाली क्लास में मैंने वो बस का एग्जांपल और बाइक का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। आई गेस वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर भी इसमें क्या लिखा है आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू ओवरलोडिंग ऑल्सो, मैंने पहले बताया था कि आपकी ओवरलोडिंग हो सकती है, उसके लिए हम लोगों को पहले से सेफ्टी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। एंड मटेरियल स्ट्रेंथ में भी लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वैल्यू। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ले रहे हैं, उससे भी कम हो, तो हम लोगों को इसलिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना पड़ता है। एंड स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन विद सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए हमेशा आपको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए 60 लोगों को बस की कैपेसिटी है 60 लोगों को चलाने की, तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लोगे 40 लोगों की, क्योंकि आपको पता है कि वो कभी ना कभी एक्सीड कर सकता है आगे, ठीक है। तो आप डिजाइन किसके लिए करोगे, सेफ लोड के लिए करोगे, जितना सेफ रहेगा। तो डिजाइन वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दो द यूज ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड गामा एफ से दिखाया जाता है क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, एंड फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ गामा एम से दिखाया जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का यूज में जब हम यूज करते हैं उसमें क्या आता है, पार्शियल फैक्टर एक तो आता है लोड के लिए, उसको गामा एफ से दिखाओगे आप, और एक आता है गामा एम से फॉर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये दोनों का आप आगे चल के यूज देखोगे कि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, गामा एफ और गामा एम जो है इनका यूज होगा आपको पार्शियल फैक्टर सेफ्टी का काफी यूज होगा, और कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए डिजाइन वैल्यूज, पहले अगर आप देखिए मटेरियल्स के लिए, ये कोड का पेज है, कोड के पेज से लिया हुआ है हमने। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एफ डी इज गिवन बाय, देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो भी स्ट्रेंथ है एफ से जो भी दिखा रहा है ना वो स्ट्रेंथ है, दैट इज योर स्ट्रेंथ, राइट। और डी इज फॉर डिजाइन। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी, जो भी टोटल उसकी स्ट्रेंथ है, जो ओरिजिनल उसकी स्ट्रेंथ है, मान लीजिए उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे। तो मान लो अगर ये 20 है, ठीक है, मान लो अगर वो 20 न्यूटन पर mm² है, फॉर इंस्टेंस mm², ठीक है। तो आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो आप इसमें
1.5 या फिर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ले लो आप इसको 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हो, तो ये डिजाइन लोड कितना हो जाएगा आपका, एक्चुअल लोड कितना है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का, बट आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 की ले ली, तो अब ये कितना हो जाएगा, बच जाएगा आपका 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आपने देखा होगा कि ये डिक्रीज हो गया है ना डिजाइन स्ट्रेंथ, मतलब हम लोग कम के लिए डिजाइन करेंगे, हालांकि उस स्ट्रक्चर मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है 20 स्ट्रेंथ है, लेकिन हम लोग कितना यूज कर रहे हैं उसका 10 यूज कर रहे हैं, मतलब उसका हाफ यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया है 2 का लिया हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिए कितना लिया जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये एफ तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है मटेरियल की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब एफ सी के जो मैं आपको बता रहा था। तो अगर मैं बोलूं आपको M20, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी M20 की, what will be the characteristic strength FCK, what will be FCK of M20, characteristic strength will be 20, ठीक है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। वैसे M15 की क्या होगी FCK 15, तो यहाँ पर FCK की वैल्यू लिखनी है आपको ऊपर, मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखनी है, और नीचे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेना है। ठीक है, अभी क्या कैसे लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा आप। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल, देखिए M लिखा हुआ है ना, तो मटेरियल से आपको लेना है 1.5 फॉर कंक्रीट। जब आप कंक्रीट में स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो आपको किससे डिवाइड करना है इसको 1.5 से। ठीक है, तो मान लीजिए 20/1.5 कर लेंगे आप, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर आप स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील मटेरियल, देखो दो ही मटेरियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंक्रीट और दूसरा रेनफोर्समेंट है, तो कंक्रीट में 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया है, और स्टील में हम लेते हैं 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब ये क्यों लेते हैं हम लोग आगे इसको और डिस्कस करेंगे, फर्दर कोड में हमारा फिलहाल ये चीज गिवन है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे, आई मीन जो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, तो फैक्टर ये आपको पता चल गया, ये क्लियर है। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, ठीक है, कंक्रीट के केस में आपको 1.5 लेना है, और रेनफोर्समेंट को देख रहे हैं तो आपको 1.15 लेना है। बस रेनफोर्समेंट में फर्क क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ में, हम यहाँ पर एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ले रहे हैं कंक्रीट की, वहां पर हम लोग डिजाइन जो होगा एफ डी मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगी हमारी, वो होगी जो भी यील्ड स्ट्रेंथ हम यील्ड के लिए डिजाइन करते हैं अपॉन गामा एफ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगी कि स्टील की क्या होती है, तो मान लीजिए आप एफ ई, ठीक है, 415 यूज कर रहे हैं स्टील, तो जैसे कंक्रीट में होता है M20 मतलब 20 इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, ऐसी Fe 415 में 415 इसकी क्या होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिजाइन करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ के लिए। अब आपको ये सारी चीजें मेरे ख्याल से उससे क्लियर होनी चाहिए। ये सब आपने पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपने पढ़ा होगा, मुझे ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट आगे जब भी ये चीज आएगी तो मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए Fe 415 की आ गई आपकी 230 है, ठीक है, आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, अपॉन गामा एम विल बी 1.15, तो 2.30 अपॉन 1.15 आप इसको ले लेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर स्टील, ये था कंक्रीट के लिए। कंक्रीट के लिए कितना लेना है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, और स्टील के लिए लेना है 1.15। ये दो वैल्यूज आप याद रखेंगे हमेशा, ही कई बार गेट वगैरह में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड व्हाट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और डिजाइन के लिए मैंने बताया था क्या होता है, इसमें आपको डिजाइन लोड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये डिजाइन लोड है, ये जितना भी लोड रहा होगा, मान लीजिए आपका लोड था 25 किलो न्यूटन, लोड इज इन किलो न्यूटन। ठीक है, और तो गामा एफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज गामा एफ। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी वो जब हम डिजाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे लेनी है वैल्यूज। ठीक है, हालांकि आपको ये सब कुछ इसमें गिवन है। देखिए ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लोड गिवन है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ये, दिस इज फॉर योर डिजाइन लोड। ठीक है, एफ मतलब लोड के लिए, गामा एफ इज फॉर लोड, और गामा एम वॉज फॉर स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो कॉम्बिनेशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे वो किस तरीके से होते हैं, लोड कॉम्बिनेशंस। मैंने बताया था आप सारे तरीके के लोड एक साथ नहीं लेते हो। ठीक है, और जो हम लोग LSM मेथड की बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड की हम बात कर रहे हैं, उसमें दो चीज होती थी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ
सर्विसिबिलिटी मैंने बताया था, सिर्फ आपको कोलैप्स के लिए ही नहीं चेक करना पड़ता है, लिमिट स्टेट में आपको क्या करना पड़ता है, सर्विसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, सर्विसिबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन, क्रैक्स वगैरह वगैरह, वाइब्रेशंस तो नहीं है बिल्डिंग में, क्रैक्स तो नहीं है, डिफ्लेक्शन तो नहीं है, सारी चीजें किसमें आएंगी, सर्विसिबिलिटी में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों चेक करना होता है। अब लोड का कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, देखिए आप, देखिए डेड लोड और लाइव लोड तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड आपने लिया, इसका इसका फैक्टर ऑफ शिफ्ट, ये देखिए फैक्टर है, ये पार्शियल फैक्टर गामा एफ की जो हम बात कर रहे थे, ये वो चीज ले रहा है। ठीक है, कितने से आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए वैल्यूज ऑफ जीएफ और लोड्स इन टू लिमिट स्टेट्स आर गिवन इन टेबल 18 ऑफ IS 456। तो आपको IS कोड के टेबल 18 में ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए गामा एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये दो टाइप के लोड ले रहे हैं आप, डेड लोड और लाइव लोड, और आप कोलैप्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लोड को। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था 25 किलो न्यूटन का लोड है, तो और आप इसको क्या करोगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन है डेड लोड और लाइव लोड का, तो आपको इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सर्विसिबिलिटी के लिए कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो वैल्यू सेम रहेगी। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सेम वो ही होता है। ठीक है, डेड लोड के केस में, लाइव लोड के केस में, विंड लोड के केस में भी आपको 1 लेना है। तो आपको देखना है कि 25 मान लो इसका लाइव लोड था, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5। और मान लो इसका डेड लोड था 15, डेड लोड 15, तो आप इसमें देखोगे क्या है, 15 के लिए क्या चीज है, अगेन डेड लोड इज 1.5, तो आपको 15 इंटू 1.5 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टेबल से देखना पड़ेगा कि कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके का है, डेड लोड प्लस, इसमें लाइव लोड नहीं लग रहा है, इसमें डेड लोड और विंड लोड लग रहा है। मैंने बताया या तो आप विंड लोड ही लोगे, अर्थक्वेक लोड ही लोगे, एक ही लोड कंसीडर करते हो आप। ठीक है, आइदर इट शुड बी विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पे इसने विंड लोड से दिखा देगा इसको। तो डेड लोड प्लस विंड लोड, अगर इस तरीके की लोडिंग लग रही होगी आपकी, इस तरीके का लोड का कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या लोगे, इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, विंड लोड 1.5 लोगे फैक्टर, और अगर सर्विसिबिलिटी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो 1 लोगे। ठीक है, ये आगे चल के आपको समझ में आता रहेगा जब हम लोग डिजाइन कर देंगे ना, अभी आपको शायद कंफ्यूजन होगा इस चीज में थोड़ा, बट आप जैसे जैसे डिजाइन करते रहोगे ये चीज आपको देखिए। और अगर तीनों टाइप के लोड आ गए, मान लो डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, विंड लोड भी है, तो आपको कितना लेना है, 1.2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो आप इसमें खुद ही ये चीज नोटिस करो कि डेड लोड और लाइव लोड जब सिर्फ 2 लोड्स का कॉम्बिनेशन था, देन वी वर टेकिंग 1.5, बट नाउ व्हेन देयर आर 3 लोड्स वी आर टेकिंग 1.2। तो मैंने पहले बताया था, अगर आप डेड लोड के लिए 1.5 ले लो, लाइव लोड के लिए भी 1.5 ले लो, और विंड लोड के लिए 1.5 ले लो, तो सोचो कितना मल्टीप्लाई होते हो, कितना कितना अनइकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा, कितना हेवी स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, कोड कहता है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है उस केस में। आप सीधे तीनों लोड के लिए, डेड लोड के लिए भी, लाइव लोड के लिए भी और विंड लोड के लिए भी, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1.2। क्योंकि इसमें तीनों लोड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बिल्डिंग हम मान के चलेंगे कि काफी सेफ हो जाएगी, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम कर दे रहे हैं अपना। ठीक है, तो मतलब हम थोड़ा सा इसमें अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिरा दे रहे हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि जब हम 2 लोड ले रहे हैं, तो उसमें 1.5 से डेड लोड में भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो ऑफकोर्स बढ़ गया होगा ना, 25 इंटू 1.5 ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, उसी तरीके से 15 इंटू 1.5 ये भी बढ़ के आएगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग लोड के कॉम्बिनेशन को लेते हैं। और सर्विसिबिलिटी के लिए करेंगे अगर तीनों है, तो ये दिस इज टेकन 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगी, एंड हियर इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8 एंड अगेन 0.8। ठीक है, लाइव लोड और विंड लोड के केस में डिजाइन करते हुए और क्लियर होगा। सी यहाँ पर लिखा भी है, व्हाइल कंसीडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट EL फॉर WL, मतलब आपको आइदर यू शुड बी टेकिंग अर्थक्वेक लोड और विंड लोड ओनली। ठीक है, इन दोनों में से एक ही कंसीडर करना है। अगर कहीं पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है तो अर्थक्वेक लोड आप लो, और कहीं पर विंड प्रोन एरिया है तो वो विंड लोड आपका, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा उस एरिया का, वो आप कंसीडर करोगे, दोनों चीज नहीं करोगे एक साथ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। So, just a minute. Okay. So now we will move further. ठीक है, इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, क्योंकि कंक्रीट वगैरह और स्टील वगैरह की प्रॉपर्टीज आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वैसे पढ़ी हुई है। बस मैं आपको बस थोड़ा सा एक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको क्या है, डिजाइन करने से पहले ये चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट आपको पता है कैसे बनता है, आपको भी पता है। ठीक है,
इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर विद स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे कंक्रीट बनता है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज को उसकी इंप्रूव करने के लिए। तो क्या क्या है इसमें, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर एंड एडमिक्सचर्स, ये सारे के सारे होते हैं आपके इसमें। ठीक है, भी आपको पता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, प्लेन कंक्रीट आफ्टर प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट नीड्स क्योरिंग टू अटेन स्ट्रेंथ। क्योरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पानी में हम लोग इसको क्योरिंग करते हैं। ठीक है, क्योरिंग इज लाइक उसकी आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो आती है वो 28 डेज में आती है कंक्रीट की। ठीक है, तो आप अलग अलग डेज में चेक करते हो स्ट्रेंथ, 7 डेज में आपने पढ़ा होगा, 14 डेज में एंड देन 28 डेज में। तो ये मान के चलते हैं कि हम 28 डेज में कंक्रीट अपनी 99% स्ट्रेंथ अपनी अचीव कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको पानी में भिगो कर रखना पड़ता है, क्योरिंग करनी पड़ती है। जब आप लोगों के घर बनता होगा तो आप लोगों ने तब भी देखा होगा कि आप लोग जब भी कंक्रीट का काम कराते हो तो उसके ऊपर पानी गिराते हो, है ना, उसको क्योरिंग करते हो, उसकी पानी उस पर डालते रहते हो। तो ये सब आपको पता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड क्योरिंग, ये सब। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, एक थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए क्या होगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट M20 से M10 से M20 तक का है। ठीक है, स्टैंडर्ड है 25 से M55 तक का, M60 से M80 तक का हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाता है। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 10, 20, 25, 55, 60, 80 ये क्या बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ठीक है, FCK दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, नॉट योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यू। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, वो वाली वैल्यू होगी जिसके नीचे 5% रिजल्ट उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंक्रीट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया जाता है, 150 क्यूब साइज का क्यूब लिया जाता है, 28 डेज के लिए क्योर किया जाता है, एक्सप्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जो M20 लिखा है दैट इज 20 इज योर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखा है द ग्रेड्स आर डिजाइन बाय वन लेटर M फॉर मिक्स, M इज फॉर मिक्स एंड नंबर फ्रॉम 10 to 80, मतलब 10 to 80 क्या बता रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई FCK, ये देखिए FCK से इसको लिखते हैं। तो कहीं पर भी आप ये नोटेशन देखेंगे FCK, आप समझ जाना वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आइंदा से मैं कभी भी आपको पूछूं M20 की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है तो 20 हो। ठीक है, M15 की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब देखिए आपको पता है कि कंक्रीट कंप्रेशन का तो अच्छा मेंबर होता है, बट जब उसमें लोडिंग होती है, मान लीजिए कोई बीम है तो उसमें लोडिंग आप डालोगे तो उसमें ऑफकोर्स कुछ टेंशन भी पैदा होता है। ठीक है, तो कंक्रीट थोड़ा बहुत तो टेंशन ले सकता है, हालांकि बहुत अच्छा मेंबर नहीं होता है टेंशन का, बट उसमें टेंसाइल कहीं ना कहीं कंक्रीट में आपकी टेंशन तो आएंगी। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, देखो इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल या स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आर ऑब्टेन्ड एज described in this clause, मतलब इसके IS कोड में ये चीज गिवन है। क्लॉज 6.2.2 gives an estimation फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। कहीं पर भी आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पढ़ोगे ना, आप समझ जाना है टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मतलब उसकी बेंडिंग की बात हो रही है। तो FCR से दिखाते हैं इसको, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय FCR ऑफ कंक्रीट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अब कंफ्यूज मत होना, अब FCK इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और FCR इज योर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ आप कैसे निकाल सकते हो कंक्रीट की, सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको देखना है। FCR इज नथिंग बट 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर FCK। मान लो अब मैं आपसे कहूँ M25, ठीक है, तो इसका FCK कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ऑफकोर्स। तो अंडर रूट ऑफ 25 विल बी 5, तो इट विल बी 0.7 टाइम्स 5। ठीक है, so this will be your 3.5। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, जब आपने M25 के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाली तो इट वाज 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट जब आप इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं इसकी, तो वो कितनी आ रही है, 3.5, मतलब वो रिड्यूस हो जा रही है ना। तो देख लीजिए M15 मतलब सेम मिक्स के लिए, कंक्रीट के सेम मिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, 25 है, और ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी कम है, देखिए 3.5। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक और
टेंसाइल स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है। देखिए कहाँ ये 25 है और कहाँ ये 3.5 है, ठीक है। तो इससे भी पता चला कि कंक्रीट मतलब टेंशन ज्यादा नहीं ले पाता, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है कंक्रीट की, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एफ सी के 25 था, एफ सी आर 3.5 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, प्लेन कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ये भी मैं बता चुका हूँ, बट वीक इन टेंशन, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, कभी भी आपको यूज करना हो इस टर्म को तो आप ये ध्यान रखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1/8 to 1/12 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितनी भी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है ना उसका 1/8 होगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 है तो ये हो जाएगी 40/8, तो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप देख लीजिए इतने का फर्क है, 1/8 to 1/12 का फर्क आता है टेंसाइल में, तो टेंसाइल बहुत कम है इसकी, ठीक है। अब देखिए दैट इज व्हाई स्टील इज यूज्ड एज रेनफोर्सिंग मटेरियल टू मेक द कंक्रीट सस्टेनेबल इन टेंशन आल्सो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, कंक्रीट, टू मेक द कंक्रीट सस्टेनेबल इन टेंशन आल्सो। ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि व्हाई डू वी यूज रेनफोर्समेंट, इसलिए ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, इसलिए हम लोग टेंशन वाले जोन में रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, दैट इज इट बस, ठीक है। प्लेन कंक्रीट दस व्हेन रेनफोर्स्ड विद स्टील बार एट इनअप्रोप्रिएट लोकेशन, मतलब टेंशन जोन में हम लोग ऑफ कोर्स रेनफोर्समेंट डालते हैं, इज नोन एज रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है इसकी, ठीक है। अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या है, बस जहां पर हमने रेनफोर्समेंट डाल दी है उसमें, किसमें, कंक्रीट में, दैट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अगर रेनफोर्समेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं पीसीसी, प्लेन कंक्रीट, ठीक है, प्लेन कंक्रीट सीमेंट, या फिर आरसीसी इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो अगर उसमें रेनफोर्समेंट है दैट मींस वो आरसीसी, दैट मींस रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट है। अगर उसमें रेनफोर्समेंट नहीं है दैट इट इज कॉल्ड योर प्लेन कंक्रीट, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए डिफॉर्मेशन किस तरीके से होता है कंक्रीट का है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए ये एक कंक्रीट के लिए बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके का कर्व पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो आपका कंक्रीट की ई सी क्या है, देखिए ई से किससे डिनोट करते थे हम, ई क्या होता था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और ई सी लगा दिया मतलब कि कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये कैसे देखा जाता है, जो भी एक ग्राफ प्लॉट होगा, जब आप कंक्रीट की किसी भी ब्लॉक की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके का पैटर्न दिखाएगा कंक्रीट। स्टील अलग दिखाता है, स्टील का भी मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। कंक्रीट इस तरीके का पैटर्न दिखाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ कौन सी मानी जाएगी, जो उसके, जो इस कर्व के, ठीक है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल ओरिजिन से लेंगे इसको, ओरिजिन से जो एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई भी लाइन आप प्लॉट करेंगे यहाँ पर से ओरिजिन से, वो जो भी एंगल बनाएगा दैट इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी निकाल सकते हो कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो बेसिकली आप अगर स्ट्रेट लाइन देखते हो तो आप उसका क्या मतलब होता है, ईसी जनरली हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सिंपल है, जितना स्ट्रेस आया यहाँ पर मान लीजिए कुछ स्ट्रेस आया डिवाइडेड बाय यहाँ पर जितना भी स्ट्रेन है, स्ट्रेन एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपका ये निकल आएगा EC। EC इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो आप पैटर्न में देखिएगा कितना डिफरेंस आता है, ये आपको कंक्रीट का है, और अभी आगे चल के मैं आपको उसका दिखाऊंगा, रेनफोर्समेंट का दिखाऊंगा। अभी अलग अलग टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। EC मैंने आपको बताया, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एट ओरिजिन इज नोन आल्सो नोन है शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस, इसको भी बोला जाता है, या फिर आप यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड और टेंजेंट मॉडुलस भी होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा सेकंड मॉडुलस क्या है इसका, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर आप ओरिजिन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसका जो एंगल बनेगा दैट इज योर सेकंड, ठीक है। और टेंजेंट क्या होगा, कर्व में आप कहीं पर भी एक टेंजेंट ले लीजिए, देखिए टेंजेंट ले रखी है ब्लू कलर से, उसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर टेंजेंट, ठीक है, दैट विल बी योर टेंजेंट मॉडुलस। इस तरीके से ये दो तीन टर्म्स आते हैं इसमें। तो बेसिकली हम लोग इससे ज्यादा डील करते हैं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए, EC यंग्स मॉडुलस। अब देखिए EC इज मच हायर देन ET, वो ऑफ कोर्स ये ज्यादा रहता है इसमें। EC इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर इज एस्टिमेटेड फ्रॉम EC। अब देखिए EC निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपको आगे चल के काम में आएगा, ठीक है। EC इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट व्हिच इज नथिंग बट 5000 टाइम्स अंडर रूट ऑफ FCK। FCK क्या होता है, फॉर M25 FCK विल बी 25,
ठीक है, 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका रूट ले लीजिए 5 आ जाएगा, तो ये 25,000 हो जाएगा। तो ईसी इज 25,000, मतलब उस कंक्रीट के M25 कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपको निकालना है तो आप सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, विच विल बी योर 5,000, which will be your 5,000 into under root of 25 will be 5, तो ये हो जाएगा कितना 25,000, 25K किलो के न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस M25 कंक्रीट। उसी तरीके से आप M20 के लिए निकाल सकते हैं, M15 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, 5,000 under root FCK। It is also known as short-term elastic modulus of elasticity of concrete, and it is used to calculate the elastic deformations. Again, you know it very well. ठीक है, नेक्स्ट फिर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ये सारी चीजें फिर से वही कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाली हैं, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, टाइम के संग ये डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन किस में डिपेंड करता है, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या उसका साइज है मेंबर का, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो टोटल श्रिंकेज जो होगा वो इट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग फॉर ह्यूमन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो मैक्सिमम श्रिंकेज किसकी वजह से आता है, वाटर की वजह से, जो वाटर कंक्रीट में रहता है उसकी वजह से श्रिंकेज आएगा। ठीक है, द सीमेंट कंटेंट हाउएवर इन्फ्लुएंसेस द टोटल श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट टू अ लेसर एक्सटेंट। तो सीमेंट कंटेंट से ज्यादा थोड़ा ही फर्क पड़ता है, बट वाटर की वजह से श्रिंकेज का ज्यादा असर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अब ये देखिए टोटल श्रिंकेज कितना आता है, ये क्लॉज में लिखा है 6.2.4.1 में अगर आप देखोगे तो टोटल श्रिंकेज फॉर डिजाइन इज टेकन एज 0.0003 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा। तो अगर आपके कहीं पर आप टेस्टिंग नहीं कर पाए हो, आपको निकालना है कि श्रिंकेज कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली आप कितना ले सकते हो श्रिंकेज, कि इतना श्रिंकेज हो गया 0.0003। देखिए बहुत कम होता है ये, बट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्रीप अगेन दिस इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, ये भी मैं सब आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंक्रीट कंटिन्यू करता है डिफॉर्म होने, ठीक है, यूजली अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कई टाइम बाद, मतलब 7 दिन में, 28 दिन में, फिर 1 साल बाद आप देखोगे तो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग डिफरेंट आता रहता है, इसके लिए आपने देखा होगा। तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है, जब भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो है कंप्रेशन में होगा तो क्या होगा, उसमें क्रीप होने लगेगा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आने लगेंगे टाइम के साथ, उसको क्रीप बोलते हैं। अब ये देखिए किस किस चीज से होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट किसकी वजह से होता है, वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से हो सकता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ कंक्रीट की वजह से आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द मेंबर। तो इन सारे ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्रीप आता है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि क्रीप कोफिशिएंट होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेन, ये है स्ट्रेन। ठीक है, ये जो स्ट्रेन है FCR, ये आपका क्रीप स्ट्रेन है। ठीक है, और ये स्ट्रेन जो है ये आपका कंक्रीट का स्ट्रेन है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं आप क्रीप कोफिशिएंट। अब देखिए क्रीप कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 7 दिन में क्रीप कोफिशिएंट आ रहा है 2.2, 28 डेज बाद ये 1.6 रह जाता है, 1 ईयर बाद ये 1.1 हो जाता है। देखिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट क्रीप आप देखेंगे तो जब आप क्रीप की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपको क्रीप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एज के साथ साथ टाइम डिपेंडेंट होता है। देखिए क्रीप कोफिशिएंट, ये इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। अब आप देख लो टोटल स्ट्रेन का भी आपको निकालना होगा, तो आप इस तरीके से निकालोगे, टोटल स्ट्रेन विल बी नथिंग बट, देखिए ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इजी है। ठीक है, ये क्या है, ये इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो आप जब ये निकालोगे तो इसका फॉर्मूला बेसिकली बनेगा दिस, वेयर EC इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी क्रीप कोफिशिएंट इज थीटा। ठीक है, तो आपको ये पुट करना पड़ेगा, 7 डेज में 2.2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 28 डेज में 1.6 एंड 1 ईयर में 1.1। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मॉडुलस ऑफ इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ कंक्रीट पता चलेगा। ठीक है, इफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक हम सिर्फ मॉडुलस ऑफ कंक्रीट निकालते थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट निकालते थे, बट उसमें हम लोग किसका क्रीप का इफेक्ट नहीं लेते थे। अगर आप क्रीप का इफेक्ट ले रहे हैं तो आपको क्रीप का अगर आप इफेक्ट ले रहे हैं तो आपको EC से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 1 प्लस थीटा को। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, क्रीप का अगर आपको लेना है तो ये आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो इफेक्ट ऑफ
मॉडुलस ऑफ ECE। ECE मतलब ये बेसिकली इफेक्टिव मॉडुलस ले लिया इसने, इज यूज्ड ओनली इन द कैलकुलेशन ऑफ क्रीप डिफ्लेक्शन। जहां पर आप क्रीप की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना है वहीं पर ही आप इसको यूज करेंगे, एल्स आप EC ही यूज करेंगे। EC मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, EC यूज करेंगे आप। बट अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है क्रीप की वजह से तो आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, EC इफेक्टिव, ECE इफेक्टिव। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ECE अपॉन 1 प्लस थीटा। फिर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है कंक्रीट में, जैसे श्रिंकेज होता है, क्रीप होता है, वैसे ही थर्मली भी एक्सपैंड करता है कंक्रीट। ठीक है, तो ये अगेन किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सीमेंट कैसा है, एग्रीगेट क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सीमेंट कंटेंट क्या है, साइज ऑफ द सेक्शन क्या है, इन सारी चीजों पे एक्सपेंशन डिपेंड करता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट आर्गुमेंट। अगर आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो इतना एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इस तरीके से गिवन होता है हर एक वैल्यू में, तो अलग अलग चीजों के लिए क्लॉज में गिवन है। ठीक है, अलग ये एग्रीगेट है बेसिकली, आप जो कंक्रीट में एग्रीगेट यूज करते हो वो है। अगर आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कुछ 0.7 से 0.95 तक का आता है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के इस क्लॉज में गिवन है आपको 6.2.6 में। तो ये तीन चीजें हो गई, श्रिंकेज, क्रीप एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज वर्केबिलिटी। ये आप लोगों को पता होगा वर्केबिलिटी क्या क्या चीज बताती है, वर्केबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, वर्केबिलिटी डिटरमाइंस द ईज एंड होमोजेनिटी विद व्हिच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड। कितनी इजीली हम लोग उसको मिक्स कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो वर्केबिलिटी के आपने टेस्ट भी देखे होंगे, है ना, एक तो स्लम टेस्ट होता है और भी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी निकालते हैं। ये सब मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वर्केबिलिटी वगैरह आपने सब पढ़ा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेम ड्यूरेबिलिटी क्या होता है ये भी IS 456 में गिवन है, बट आपको पता ये सारी चीजें पता है कि व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी किसमें देखा जाता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, उसके एक्सपोजर में कंक्रीट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी में, लो परमेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट सीमेंट कंटेंट होना चाहिए, सफिशिएंट लो फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, और कंप्लीट कॉम्पैक्शन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल वॉइड्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तब वो ड्यूरेबल बनेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, ये देखिए इस क्लॉज में दिया है 6.1.2 और से लेके यहाँ पर क्लॉज में गिवन है आपको। अब इसमें देखेंगे कि सारे टाइप के एक्सपोजर, अगर ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, माइल्ड, मॉडरेट है, सिवियर है, वेरी सिवियर है, इसमें किस किस तरीके से कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, ये फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 M15, उस तरीके से ही सेम यही चीज है। ये रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ये प्लेन कंक्रीट के लिए। ठीक है, डिजाइन मिक्स अगेन मैं फिर इस पर जाना नहीं चाहूंगा, डिजाइन मिक्स वगैरह आप लोगों ने सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में किया हुआ है इसमें। ठीक है, ये सेम नॉमिनल मिक्स के लिए, कंक्रीट के लिए प्रोपोर्शंस गिवन है इसमें। नेक्स्ट कंक्रीट के बाद आते हैं हम लोग स्टील पे। ठीक है, अब स्टील पे क्या होता है, स्टील इज यूज्ड एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, ये आपको पता है। ठीक है, उसको कंक्रीट को क्या करता है, टेंशन में अच्छा कर देता है। स्टील एज सच इज गुड इन कंप्रेशन, is good compression, hence steel can be used in compression zone of concrete also to improve the load carrying capacity। तो आपने देखा होगा जब मैं सेक्शन बना रहा था रेक्टेंगुलर, तो कहीं कहीं पे आप देख रहे थे कि नीचे तो स्टील है ही टेंशन जोन में, ठीक है, बट ऊपर भी कंप्रेशन जोन में भी, इसमें ऊपर भी क्या था, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई। तो ये क्या करता है, इट इम्प्रूव द लोड कैरिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग इन द रिड्यूस कंक्रीट सेक्शन डायमेंशन। तो अगर आप ऊपर भी रेनफोर्समेंट यूज करते हो तो आपको क्या है, इसमें कंक्रीट का सेक्शन कम डायमेंशन का बनेगा। ठीक है, तो आपका मटेरियल कम लगेगा, ज्यादा कंक्रीट यूज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल है, देखो डबली रेनफोर्स बीम और कॉलम इसके एग्जांपल है। डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स्ड होता है, जिसमें सिर्फ नीचे नीचे बीम होती है, डबली में ऊपर भी होती है। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ना है हम लोगों ने, डबली रेनफोर्स बीम होता है। और कॉलम्स में भी क्या होता है, स्टील जो होता है वो कंप्रेशन में होता है। ठीक है, ऊपर से लोड पड़ रहा होता है और ये मेन वर्टिकल बार जैसे खड़े होती है कॉलम्स में। ठीक है, इस तरीके का लंबा सा कॉलम होगा, ये इसमें रेनफोर्समेंट्स होंगी, राइट। तो ये भी क्या होता है, कंप्रेशन में होता है, तो ये भी एक्चुअल में लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है इसकी। ठीक है, अनलाइक कंक्रीट स्टील रेनफोर्समेंट रॉड्स आर प्रोड्यूस इन स्टील प्लांट्स। ये जैसे स्टील प्लांट्स में ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, तो ठीक है। Moreover, the reinforcing bar or rods are also commercially available in some specific diameter। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको किस किस डायमीटर में मिलती हैं, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32 mm डाय में आपको अवेलेबल होती हैं ये बात। ठीक है, अब
इसमें आपको बताया कि 4 टाइप्स ऑफ स्टील यूज इन कंक्रीट स्ट्रक्चर, 4 तरीके की बार्स यूज होती हैं, ये क्लॉज नंबर 456 में। पहला वाला है माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल बार्स, ठीक है। माइल्ड स्टील यूज होता है, फिर होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो माइल्ड स्टील इज गिवन बाय Fe250, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। वैसे मैं अगर HYSD बार बोलूँ तो Fe415 या Fe500 और ज्यादा उसमें रहता है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 415। तो आप क्लियरली देखोगे माइल्ड स्टील की 250 है, इसकी 415 है, ठीक है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ये कितना मतलब किस टाइप का स्टील है, ये माइल्ड कहलाता है या हाई हाई HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। फिर आता है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, फिर स्ट्रक्चरल स्टील कंफ्रंटिंग टू ग्रेड ए ऑफ IS 2062, ये सारे के सारे कोड उसके हैं, स्टील के लिए हैं, ठीक है। फिर आपकी एक आती है ये वाली रिप्लेस बाय HYSD बार्स एंड सब्सिक्वेंटली TMT, ठीक है। आपने कई बार ऐड देखा होगा कि TMT सरिया इस तरीके का ऐड आता रहता है टीवी में। सो दैट इज योर थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ठीक है। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बोलते हैं इसको, टेम्परेचर के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप देखना चाहो तो इसको प्रॉपरली वो देख सकते हो कि कैसे मैन्युफैक्चर होती है TMT बार्स, ठीक है। तो ये काफी जनरली आजकल काफी ज्यादा यूज में आती है TMT बार्स, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ये रेनफोर्समेंट के अलग अलग डाया हैं, ये आप देख सकते हो, ये छोटे डाया का है, फिर ये बड़ा डाया, उससे बड़ा डाया है, ठीक है, फिर बड़ा और बड़ा। तो इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके के रेनफोर्स है। फिर आप ये देखोगे ग्रिपिंग के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये आप जनरली TMT बार्स में और इनमें देखोगे कि इनमें ये क्या रहते हैं, इसमें फॉर ग्रिप दिस रिंग्स आर आल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। आजकल आप रेनफोर्समेंट देखोगे इस तरीके की आती है, प्लेन रेनफोर्समेंट नहीं होती है, उसमें ये कर्व्स बने होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखिए माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील मैंने बताया था आपको, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ है, तो इस तरीके से कुछ बिहेव करता है, ठीक है। स्ट्रेस कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ये आइडियलाइज्ड है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, वैसे ये आइडियलाइज्ड कर्व है, एक्चुअल वाला मैं आपको दिखाऊंगा कैसा रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, बस यील्ड पॉइंट तक है, यील्ड के बाद क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सिर्फ इस लिमिट तक का बढ़ता है, स्ट्रेस के संग स्ट्रेन में चेंजेस यहाँ तक आते हैं, उसके बाद ये यील्ड पॉइंट के बाद ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो CWD बार्स होती हैं, कोल्ड वर्क डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं, उसका कुछ इस तरीके का होता है, देखिए इसमें कुछ स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी, अगर आप FY देखोगे तो इसकी ज्यादा आ जाएगी, ये देखिए आप, ये कितना आ रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील देखिए इसका कितना है, इसका कुछ 2 लाख है, ठीक है। इसका भी यहाँ पर ये 2 लाख है, और इसके लिए FY की वैल्यू 250 है, इसके लिए मेरे ख्याल से इसमें ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज, ये सारे आपको CTD बार्स और यही हैं, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। These are stresses in elastic strain, कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आएगा, ये सब वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मिलता है आपको, ठीक है। इतने पे कुछ नहीं रहता है स्ट्रेन, फिर 0.85 से 90 तक का जाता है, तो ये इतने का वेरिएशन आ जाता है स्ट्रेन में। तो बेसिकली क्या है, CW बार्स जो है कोल्ड वर्क डिफॉर्म्ड बार्स के लिए है, ठीक है, Fe415 एंड Fe500, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 415 और 500 Fe, ये मैं बता चुका हूँ आपको, यील्ड स्ट्रेंथ है ये सारी, यहाँ से यील्ड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है, मैकेनिक्स ऑफ RC मेंबर्स, RC मतलब कि इसमें कंक्रीट है और यहाँ पर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है नीचे, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेसेस और कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड स्टील के टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये सारी की सारी चीजें दिखाएंगी। तो कंपोजिट एक्शन अगर दोनों को मिला दिया जाए, कंपोजिट कर दिया जाए कंक्रीट और रेनफोर्समेंट को, तो किस तरीके से बिहेव करती है, द रेनफोर्समेंट इन RC स्ट्रक्चर हैज टू अंडरगो द सेम स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन एज द सराउंडिंग कंक्रीट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जो रेनफोर्समेंट होता है उसको सेम डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए जो कंक्रीट का है ना। अगर उसका अलग होगा और कंक्रीट का अलग होगा, स्टील का और अलग होगा, कंक्रीट का अलग होगा, तो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है, और उसमें स्लिप हो सकता है और वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि उसका मतलब बेसिकली जो डिफॉर्मेशन या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो तो बेटर है। Maintaining composite action requires transfer of load between the concrete and steel. तो concrete और steel में दोनों में load को transfer किया जाता है इसके लिए। देखो, the direct stress is transferred from concrete to the bar interface, so the change tensile strength in the reinforcing bar along its length.
तो जो भी डायरेक्ट स्ट्रेस है वो कंक्रीट से किस में जाता है, बार में, मतलब बार इज फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो एज टू चेंज द टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द रेनफोर्सिंग बार अलोंग इट्स लेंथ, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए निकल जाता है। दिस लोड ट्रांसफर इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड एंड एंकरेज हम लोग ये आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड क्या चीज है, वही आपका जो कंपोजिट मतलब कि आपका कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों यूज हुआ है, उसमें उसको जो ग्रिप करके रख रहा है, दैट इज योर बॉन्ड, ठीक है। इसकी भी स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी बार्स के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। टीएमटी बार्स के ये जनरली आप लोग थोड़ा सा अपने आप से भी देख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये टीएमटी बार्स जो है इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ये वेल्डेबल है और स्ट्रेंथ डक्टिलिटी ये सब कुछ क्या है, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो टीएमटी बार्स हम लोग जनरली यूज करते हैं, दीज आर वेरी गुड बार्स, इसमें सारी के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वेल्डेबल होता है, स्ट्रेंथ अच्छी है, डक्टिलिटी है, बेंडेबिलिटी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है, अभी ये टीएमटी बार्स कैसे बनाई जाती है इसको आप शॉर्ट में देख लीजिए। दिस क्रिएट्स, देखिए, bars are kept for such a period of time that outer surface of the bars become colder where the core remains hot, ठीक है। इसमें देखिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं टीएमटी बार्स को, ये काफी बार पूछा भी जाता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूँ कि जैसे थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है, स्टील बार्स को आपको स्पेशली डिजाइन वाटर क्वेंचिंग, मतलब वाटर में इसको डुबोना पड़ता है, एंड सेल्फ कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरीके का एक सिस्टम होता है जहाँ बार्स को रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आप वाटर में, गर्म बार को आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, उसका आउटर सरफेस एकदम से कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो अंदर का सरफेस होगा, कोर, देखिए ये इस तरीके की बार्स होती हैं, ये मान लीजिए इसका डायमीटर है, ठीक है। तो जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जैसे आप पानी में डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जो गर्म बार्स हैं उसको पानी में डालेंगे, ये गर्म से ठंडा हो जाएगा और ये हार्ड होने लगेगा। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, कोर वाला, ये क्या रहता है, ये हॉट रहता है। तो इससे एक यूनिक तरीके की प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें, इट क्रिएट्स अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। द बार्स आर देन रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन द कूलिंग बेड, फिर इसको कूलिंग बेड में रखा जाता है। द हीट वेव्स फ्रॉम द कोर टू द आउटर सरफेस कॉजिंग फर्दर टेम्परेचरिंग ऑफ स्टील बार, देयरबाय रिजल्टिंग इन हाई स्ट्रेंथ। अब इसकी बहुत हाई स्ट्रेंथ आ जाती है, कैसे, क्योंकि बाहर से तो बहुत